राज और सनम की ओर अहाना और अक्षत की शादी जो चुकी थी। अहाना को उसके रूम में ले जाया जाता है और उसी साथ ही सनम को राज के रूम में। अक्षत गेस्ट रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में पूरी प्रजा को उनकी हुक्मरानी सा से और उनकी राजकुमारी के पति यानी उनके जमाई सा ले मिलवाया जाना था। राज और अहाना दोनों के ही फेस पे एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान थी। अहाना अपने रूम में बैठी उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन उसे अक्षत पसंद आ गया था, लेकिन अक्षत उसे इग्नोर किया जा रहा था। अहाना को इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अक्षत को सबक सिखाने के लिए उसके रूम में जा रही थी। उसके रूम के बाहर उसे कुछ आवाज आ रही थी। वो रुक के उनको सुनने लगती है। कबीर अक्षत से बोल रहा था, अक्षत मेरी जान, अगर उस सन की दिमाग से पैदल आदमी राज को पता चल गया कि तू द ग्रेट अक्षत सिंघानिया, उसको तो हार्ट अटैक ही आ जाना है। मैं बता रहा हूं कि कुछ ना किए ही वो हमारे रास्ते से साफ हो जाएगा। कबीर की बात सुन के अक्षत एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सिया को कुछ भी याद नहीं है। जब तक सिया पूरी तरह से हमारी तरफ नहीं हो जाती हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो राज को अपना दोस्त मानती है। बिना किसी प्रूफ के हम उसे गलत नहीं ठहरा सकते और ना ही कोई ऐसी वजह है सिया को यह से ले जाने की अभी हमारे पास। वो दोनों अपनी बातों में मशगूल थे कि अहाना अपनी ही खिचड़ी में तड़का लगा रही थी। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। अहाना ने सिया की याददाश्त न होने का फायदा उठाया और संगीत वाली रात फिर से उसने अपना प्लान बनाया और अक्षत को ड्रग देके अपना बनाने की कोशिश करी, लेकिन रोनी की वजह से उसके मंसूबों पे पानी फिर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत जब सिया के रूम से बाहर आया था तब उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। वो एमएसजी चेक करता है तो अहाना ने उसे उसकी और सनम की आज सुबह की फोटोज सेंड की थी, जिसमें सिया और वो दोनों ही बहुत पास थे। अक्षत गुस्से से अहाना के रूम में जाता है और उसका गला पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया चाल चलने की। अहाना की सांसें कुछ ही देर में टूटने लगी थी, लेकिन अक्षत का तो दिमाग ही घुमा हुआ था। वो अहाना को छोड़ देता है। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अहाना खुद को नॉर्मल करके बोलती है, मिस्टर सिंघानिया दोबारा मुझ पे हाथ उठाने को गलती से भी मत करिएगा, वरना आप शायद भूल रहे हैं कि आप अभी भी हमारी ही रियासत में है और आपकी प्यारी बीवी, एक्चुअली जान से प्यारी बीवी, अभी भी हमारे ही पास है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि हम ये फोटोज भाई को सेंड करें तो चुपचाप रेडी हो जाइए और हमसे शादी कीजिए, वो भी आज। अहाना की बात सुन के अक्षत को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उबलते हुए उस रूम से निकल जाता है, क्योंकि वो सिया की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसके जाते ही अहाना राज को अपनी और अक्षत की शादी आज ही करवाने के लिए मना लेती है और बाकी तो सब आप जानते ही है। अहाना अपने ख्यालों से बाहर आती है जब उसको कोई बुलाने आता है। पूरी रियासत के लोग बाहर आ चुके थे अक्षत और सनम से मिलने। राज और सनम और उनके साथ ही अहाना और अक्षत भी बाहर आते हैं। राज सनम के पास जाता है और उसका घूंघट उठाने लगता है। राज जैसे ही सनम का घूंघट उठता है, अहाना और राज दोनों के ही चेहरे पे गुस्सा साफ नजर आने लगता है। अहाना जल्दी से आगे बढ़ के अक्षत का सेहरा उठाती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन सबके सामने अहाना और राज कुछ बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए दोनों गुस्से का घूंट पी के रह जाते हैं। थोड़ी देर में सब लोग चले जाते हैं। राज अपने साथ खड़ी लड़की को गुस्से से हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और उसे हाल में धक्का दे देता है। अहाना एक थप्पड़ अपने साथ खड़े लड़के को मार देती है। आया खुद भी अंदर चली जाती है। दरअसल राज को शादी जिससे हुई थी वो लड़की सनम नहीं, निकिता थी। निकिता को देख के राज का दिमाग खराब हो गया और अहाना ने रोनी को थप्पड़ मारा था। राज गुस्से से अपने बाल नोचते हुए निकिता के पास जाता है और उसका हाथ मरोड़ते हुए बोलता है, तुम यहाँ कर क्या रही हो? सिया कहाँ है? लेकिन निकिता उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। राज अपने लोगों को सनम का पता लगाने को बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। अहाना रोनी के पास जाके उसके कॉलर पकड़ के बोलती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? रोनी खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, अपने बच्चे के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो हिम्मत की बात तो तुम करो ही ना। और एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में फिट बैठा लो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा पल रहा है, तो उसका ध्यान रखो। और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ूंगा। रोनी इतना बोल के वहां से चला जाता है। तो फिर इनकी कहानी तो चलती ही रहेगी। हम चलते हैं बादलों की सैर पे। आसमान में रात में चांद की रोशनी में तारों से जगमगाते हुए आसमान में एक प्राइवेट जेट में पार्टी चल रही थी। ये जेट था अक्षत का, जिसने राजस्थान से दिल्ली की उड़ान भरी है। कबीर के हाथ में 2 सेब के जूस के ग्लास थे। वो एक अक्षत को देते हुए बोलता है, ले मेरी जान अनारकली, आज तो जश्न बनता है। वैसे उस ढक्कन की शकल देखने लायक होगी। उसका वो गोरा चेहरा काला पड़ गया होगा। और उसकी वो चुड़ैल बहन, मुझे लग रहा है कि कहीं मुंह छुपाए रो रही होगी, हाय मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। कबीर इतना बोल के जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ ही अक्षत के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। अक्षत ने अहाना को अपने रूम के बाहर उसकी और कबीर की बात सुनते देख लिया था। इसलिए उसने कबीर को अहाना पे नजर रखने का बोल दिया और खुद सारे सीसीटीवी कैमरे हैक करवा के मिहिर से उससे नजर रखने लगा। अहाना ने जब अक्षत को ड्रग देने का प्लान बनाया तो भी अक्षत को उससे ही पता चला था और कबीर को बोल के उसने एंटीडोट भी मंगवा लिया। शादी वाले दिन अहाना के ब्लैकमेल करने के बाद अक्षत अपने फेस पे एक स्माइल के साथ वहां से गया, क्योंकि वो यही चाहता था। उसके बाद उसने रोनी को अपनी साइड किया और उसके बच्चे की कसम देकर उसको थोड़ा इमोशन ब्लैकमेल किया और उसे अपने प्लान में शामिल किया। उसके पहले उसे निकिता को दिल्ली से राजस्थान लाना था, तो उसने जियान से बोल के उसे राजस्थान बुलाया और अब था उसे अपने साइड करना। उसने निकिता के फादर को अपनी साइड किया और उन्हें बिजनेस प्रपोजल दिया और उन्हें अपनी साइड किया और उन्होंने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर उसने राज से शादी नहीं की तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बाकी रही कसर अक्षत ने उसे डरा के पूरी कर दी। फिर शादी के टाइम पे उसने राज का प्लान उसी पे ही यूज किया और रोनी को खुद का मुखौटा और निकिता को सिया बना के मंडप में भेज दिया। और जब प्रजा से मिलने की बात हुई तब उन दोनों को अपना असली चेहरा दिखाना था, ताकि एक तगड़ा झटका राज और अहाना को भी लगे। अहाना की वजह से उसने अपनी जान को कितना परेशान किया। जब उन चारों की शादी चल रही थी तब वो दोनों सनम को वहां से लेके निकल गए। थोड़ी देर कबीर से बात करने के बाद अक्षत भी सिया के पास चला जाता है। सिया जो इन सब से बेखबर घोड़े का पूरा खानदान बेच के सो रही थी। सिया ने अभी भी शादी का ही जोड़ा पहना हुआ था। अक्षत को उसे उस जोड़े में देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे उसके कपड़े उतार देता है। अक्षत जब सिया की बॉडी पे वो सारे निशान देखता है तो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन सिया को दिए चोट के कारण उसे बुरा भी लग रहा था, जिसकी वजह अहाना और राज थे, जो सारी जिंदगी अब सजा भुगतने वाले थे। और यही सोच के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो सिया को दूसरे कपड़े पहना देता है और उसके बगल में लेट जाता है। सिया को खुद के पास देख के उसको भी नींद आ जाती है। थोड़ी देर में उनका जेट दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करता है। अक्षत सिया को अपनी गोद में उठाए बाहर आता है। बाहर उसकी गाड़ियों का काफिला उनका इंतजार कर रहा था। अक्षत सिया को लेके कार में बैठ जाता है और उनकी कार सिंघानिया पैलेस की ओर निकल पड़ती है। वही कबीर अपनी कार लेके मल्होत्रा हाउस निकाल जाता है, क्योंकि उसकी जान संध्या मल्होत्रा हाउस में ही थी। अक्षत घर आता है और सिया को लेके अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। सिया को अच्छे से बेड पे लिटा के वो एक हॉट शावर लेता है और खुद भी उसके पास आके सो जाता है। वो लोग यह चैन की नींद सो रहे थे। वहां राज गुस्से से बावला हुआ जा रहा था। उसने अपने सारे आदमियों को सिया को ढूंढने में लगा दिया था।
जैसे जैसे उसके आदमी उसको खबर दे रहे थे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अक्षत उसकी नाक के नीचे इतने दिन उसके साथ रहा और उसको खबर भी नहीं हुई। सो गुस्से में शराब पीते जा रहा था। काफी देर पीने के बाद वो बोतल को फेंक देता है और जोर से चीखता है, सिया आ। राज और निकिता की और अहाना और रोनी की शादी हो जाती है और अक्षत सिया और कबीर के साथ दिल्ली वापस आ जाता है। लेकिन सिया को अभी भी कुछ याद नहीं था। वो पीछे के 2 साल भूल चुकी थी। उसे अक्षत के साथ अपनी शादी याद नहीं थी और राज ने ही उसका नाम बदल दिया था ये बोल के कि ये उसके लिए सेफ नहीं है। उसका कोई दुश्मन उसकी जान लेना चाहता है, इसलिए सिया को अपना नाम बदलना होगा। और सिया ने भी उसकी दोस्ती में अंधी होके ये बात मान ली। राज ने तो ये भी बोल दिया था कि सिया के मॉम डैड और उसके भाई को भी उसके दुश्मन ने मार डाला है। लेकिन अक्षत ने उसे सारा सच बताया सिवाय इस बात की को उसकी और सिया की शादी हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया की नींद अक्षत की बाहों में खुलती है। वो खुद को एक नई जगह देख के थोड़ा परेशान हो जाती है। लेकिन जब उसे अपने बगल में सोते अक्षत का हैंडसम फेस दिखाई देता है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो थोड़ा आगे बढ़ के अक्षत के होठों पे एक सॉफ्ट किस कर देती है। सीता के छूते ही अक्षत की नींद खुल जाती है, लेकिन वो उठता नहीं और अपनी आंखें बंद ही रखता है। सिया उसका हाथ अपनी कमर से हटा के उठने की कोशिश करती है कि अक्षत और भी कस के उसे पकड़ लेता है और अपने नीचे करके उसके ऊपर आ जाता है। सिया अक्षय को आंखें फाड़े देखने लगती है। अक्षत उसके होठों पे अपने अंगूठे से रब करने लगता है और बोलता है, अभी क्या कर रही थी तुम? सोते हुए मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। अक्षत की बात सुन के सिया शर्म से लाल हो जाती है। वो थोड़ा हिलते हुए बोलती गई, प्लीज मुझे जाने दो। शुभ हो गई है और हम लोग ये कौन सी जगह है? कहाँ लेके आए हो तुम मुझे? ये हमारी दुनिया है, हमारे प्यार की दुनिया, हमारा घर, सिंघानिया पैलेस यानी कि तुम्हारा ससुराल। अक्षत जवाब देते हुए बोलता है। अक्षत की बात सुन के सिया की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो उसका धक्का देके उठती है और बोलती है, ऐसे कौन ससुराल आता है? हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। शादी हुई नहीं है तो हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम्हें अपने इनलास से भी तो मिलना होगा, अक्षत जवाब देता है और सिया को बाथरूम में भेज के खुद बाहर भागता है। अक्षत जल्दी से सभी घरवालों के पास जाके सिया की कंडीशन बता देता है। सबको सिया को यादाश्त जाने का दुख भी, पर उसके वापस आने की खुशी उससे भी ज्यादा। अक्षत सबको अपने प्लान में शामिल कर लेता है और सब लोग रेडी हो जाते हैं। सिया शावर लेके बाहर आती है और अपने लिए कपड़े देखने लगती है। पूरा कपबोर्ड उसके साइड के कपड़ों से भरा हुआ था। वो उनमें से एक रेड कलर की साड़ी निकाल के पहन लेती है। थोड़ी देर में सिया पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। अक्षत उसे सबके पास लेके जाता है और सबसे मिलवाता है। सबके चेहरे पे सिया को देख के रौनक आ जाती है। सिया जो पहले सबसे मिलने के नाम पे नर्वस हो रही थी, सबसे मिलके उसका चेहरा भी खिले हुए गुलाब सा हो जाता है। थोड़ी देर में सब लोग नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम और निकल जाते हैं। अक्षत सिया को भी अपने साथ ऑफिस ले जाता है। साथ ही उसने रॉकी को भी राज और अहाना पे नजर रखने को बोल दिया था, क्योंकि वो दोनों इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है और वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अक्षत इतने दिन से ऑफिस नहीं गया था तो उसका बहुत सारा काम भी पेंडिंग था। वो जाते ही अपने काम में डूब जाता है। सिया को उसका काम भी उसने समझा दिया था तो वो भी अपने काम में लग जाती है। अक्षत अपने काम में लगा हुआ था कि कुछ ही देर में उसके केबिन का डोर ओपन होता है। कबीर अंदर आता है और अक्षत की गोद में बैठ के उसके गले में अपनी बाहें डाल के जोर जोर से रोने लगता है। अक्षत अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरने लगता है। अक्षत कबीर को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन कबीर फिर और भी कस के उसे पकड़ लेता है। अक्षत कबीर को डांटते हुए बोलता है, कबीर ये क्या कर रहे हो? लड़कियों की तरह चिपकना बंद करो।
लेकिन कबीर तब भी उसे नहीं छोड़ता और उसकी शर्ट पे अपनी नाक रगड़ते हुए बोलता है, वो मुझसे नाराज हो गई है और पास भी नहीं आने दे रही है। कल पूरी रात मुझे इतनी ठंडी में गार्डन में सोना पड़ा। फिर उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोलता है, तू समझ रहा है ना? द कबीर मल्होत्रा को गार्डन में सोना पड़ा। इसी लायक हो तुम। सिर्फ कल की रात ही नहीं, अब से ठीक 1 महीने तक तुम गार्डन में ही सोवोगे। पीछे से संध्या की आवाज आती है। कबीर संध्या की आवाज सुन के अक्षत से दूर होता है और उसकी ओर जाते हुए बोलता है, बीवी तुम आ गई। मुझे पता था तुम मुझे तकलीफ दे ही नहीं सकती। कबीर बोलता है, फटे हुए स्पीकर की तरह बजना बंद करो वरना फटे हुए पोस्टर की तरह छत पे सुखा दूंगी। समझे? जायदा खुद को सरपंच समझने की जरूरत नहीं है, रहोगे तो तुम वॉचमैन ही। संध्या गुस्से से बोलती है। वही उनकी इस लड़ाई को बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे थे, पर सिया के सर के ऊपर से ही सब जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये 2 प्राणी आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन कबीर अपनी कोशिश जारी रखते हुए बोलता है, देखो बीवी, तुम ये पाकिस्तानी फौज की कमांडर बनना बंद करो। माना मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें बता के जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। जाना भी तो जरूरी था और जल्दी जल्दी में मैं तुम्हें बताना भूल गया। संध्या जवाब देते हुए बोलती है, तुम मुझे बताना भूल गए थे ना, तो अब मुझे भूल जाओ। अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश करी ना, तो इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से तुम्हें उल्टा लटका के नमक मिर्च लगा के कौवों को खिला दूंगी। फिर ऊपर से करना काव काव। संध्या की बात सुन के कबीर बेचारा सोच में पड़ जाता है। मैंने तो इसको रसमलाई समझा था, लेकिन ये तो सीजवान सॉस निकली। धोखा कर दिया ऊपर वाले आपने मेरे साथ। वो दोनों आगे कुछ बोलते कि उससे पहले ही अक्षत की तड़का मारी हुई आवाज उस केबिन में खड़े सभी लोगों के कानों में पड़ती है, अगर अब किसी के अपने मुंह से सांस भी बाहर निकाल दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ हेलो, तू साफ साफ बोल देना कि मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। अगर मैं मुंह से सांस नहीं लूं तो क्या अपने पिछवाड़े से लूं? मुझे तो जुकाम हो रखा है। कबीर मुंह बनाते हुए बोलता है। सब लोग उसकी बात सुन के अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोलती है, ये नहीं सुधर सकता। सब लोग केबिन के अंदर आते हैं और सिया के सामने लाइन से खड़े हो जाते हैं। सब लोग बारी बारी से सिया को अपना इंट्रो देते हैं और सिया भी उन सब से प्यार से मिलती है। लंच टाइम पे सब लोग पार्टी करने की प्लानिंग करते हैं। सिया भी हाँ बोल देती है। अक्षत को काम था इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन सिया को जाता देख वो भी हाँ बोल देता है। सब लोग अपनी अपनी कार से होटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो एक बड़े से होटल में होते हैं। सब लोग लिफ्ट से अपने प्राइवेट रूम में जाती है। अचानक अक्षत आइए फोन रिंग करता है और उसके माथे पे बाल आ जाते हैं। वो वॉशरूम का बोल के बाहर आ जाता है। उसके कॉल अटेंड करते ही सामने से राज की आवाज आती है, तुमने मेरी लंका में घुस के सिया के मुझसे छीन लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अक्षत सिंघानिया। इस बार तुमने गलत इंसान से पंगाले किया। मैं उस रावण की तरह नहीं हूं अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा दूं। ये रावण तेरी अयोध्या को राख करने आ रहा है। तू बस खैर मना और दिन गिन। जितना उड़ना है उड़ ले। आ रहा हूं मैं तेरे पंख कतरने। मैं तेरी लंका में आग लगाने खुद नहीं आया था, तूने मुझे न्योता दिया था मेरी जान को हाथ लगा के। अगर इस बार तुमने उसकी ओर आंख उठा के भी देखा तो तेरी दोनों आंखें निकाल के चिल कौवों को खिला दूंगा। तुझे बीच से फाड़ दूंगा। तेरी वो हालत करूंगा कि यमराज भी 100 बार सोचेगा तुझे ले जाने से पहले कि इस कचरे का हमारे यमलोक में क्या काम। अक्षत दांत पिसते हुए बोलता है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, राज जवाब देता है और कॉल कट कर देता है। अक्षत कुछ देर अपने फोन को घूर के देखता है, फिर खुद को नॉर्मल करके अंदर चला जाता है। सब लोग जम के अपनी पसंद का खाना खाते हैं और थोड़ी मस्ती के बाद सब लोग सिंघानिया पैलेस चले जाते हैं। सब लोग सिंघानिया पैलेस में होते हैं।
चारों लड़कियां अब साथ ही थी तो उनकी कभी न खत्म होने वाली बातों की गाड़ी चल पड़ी। अक्षत अपने तीनों दोस्तों के साथ स्टडी रूम में था। उसके चेहरे से टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। अक्षत ने बाकी तीनों को बता दिया था कि राज ने उसे धमकी दी है और वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे भी वो सन की आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिया को कुछ भी याद नहीं है। सिया की याददाश्त का राज जरूरी फायदा उठाएगा। और अब तो उसके साथ उसकी वो हफ्सी बहन अहाना भी है, जो किसी और के बच्चे को सिंघानिया सरनेम दिलाना चाहती थी। चारों अपना अपना दिमाग लगन में लगे हुए थे, लेकिन जब तक राज की चाल का पता नहीं चलता तब तक कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इसलिए सबको बस राज की पहल का ही इंतजार था। पहले तो सबने सिंघानिया पैलेस में रहने का डिसाइड किया, क्योंकि सबका साथ रहना जरूरी था और सिंघानिया पैलेस में सिक्योरिटी भी तो ज्यादा थी। एमआर मल्होत्रा को भी सिंघानिया पैलेस ही बुला लिया गया था। रात को चारों लड़कियां मिलके खाना बनाती है, आया सब लोग साथ ही डिनर करते हैं। सबके साथ में जो बात है वो अकेलेपन में कहा। पूरे घर में रौनक बनी हुई थी और सबको राज के बारे में बता के अक्षत फिर से परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। जानवी और अक्षत डिनर के बाद टेरेस पे थे। अक्षत ने जानवी को सिया के लिए मेडिसिन तैयार करने को बोला था। जानवी उसे बताती है कि उसने पहले ही क्रिश को मेडिसिन्स रेडी करने को बोल दिया था, लेकिन उस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे सिया की बॉडी कमजोर हो जाएगी। उस दवाई की 3 डोज सिया को दी जानी है, एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए, और जब तक दोनों डोज कंप्लीट नहीं हो जाती सिया को प्रेग्नेंट नहीं होना था। 2 दिन में मेडिसिन रेडी होके आने वाली थी। अक्षत उसकी बात से एग्री करता है कि वो सिया का पूरा ख्याल रखेगा। कुछ देर और जानवी से बात करने के बाद अक्षत अपने रूम में चला जाता है। जानवी टेरेस पे खड़ी दूर तक फैले शहर को देखे जा रही थी। तभी पीछे से मिहिर आके उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पे अपना सिर टिका के बोलता है, जान मुझे ना एक प्रिंसेस चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जानवी मिहिर की बात सुन के अपनी पलकें झुका देती है। ऐसी ही ख्वाहिश उसकी भी थी, लेकिन जब तक सब ठीक ना हो जाए वो बेबी नहीं चाहती थी। वो यही बात मिहिर को भी बोलती है। मिहिर भी उसकी बात पे एग्री करता है। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को महसूस करने के बाद मिहिर जानवी को अपनी बाहों में उठा के अपने रूम में ले जाता है। कबीर और संध्या के रूम में कुछ और ही सीन चल रहा था। उन दोनों के कपड़े बेड के आसपास पड़े हुए थे। उस रूम का टेम्परेचर काफी हाई था। पूरे रूम में संध्या की सिसकियां गूंज रही थी। वो दोनों अपने प्यार के समुंदर में गोते लगा रहे थे, लेकिन प्रिया और विराज के रूम में कुछ ठीक हालात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर पहले उस रूम में सुनामी आके गई हो। प्रिया बेड पे लेटी हुई थी और विराज सोफे पे, और दोनों ही एक दूसरे को खुन्नस से देख रहे थे। दरअसल आज ये हुआ कि प्रिया ने अपने प्यारे पति देव को बोल दिया कि कल वो बाकी तीनों लड़कियों के साथ शॉपिंग पे जाना चाहती है। बस फिर क्या था, विराज को आया हार्ट अटैक। इसने 3 दिन पहले ही तो शॉपिंग की थी और कल फिर से करेगी। पिछली बार गई थी तब मेरा बैंक बैलेंस आधा कर दिया, और इस बार गई तो बैंक वाले नोटिस भेज देंगे। अरे ओ भिखारी भाई साहब, खाता खुलवाने का इतना शौक है तो उसने कम से कम मिनिमम बैंक बैलेंस तो रखिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो भगवान से दुआ कर रहा था, है भगवान मेरी बीवी को थोड़ी तो अकल दो, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। तभी वो प्रिया को मक्खन लगाने के इरादे से बोला, बेबी तुमने कुछ दिन पहले ही तो कॉपी जी की थी वो ड्रेसेस, क्या तुम्हें पसंद नहीं ऐसी जो तुम कल फिर से जाना चाहती हो? प्रिया को उसकी बात अच्छे से समझ आ रही थी। वो उसको घूरते हुए बोलती है, नहीं बेबी वो तो सिर्फ ट्रायल था, शॉपिंग तो मैं कल करूंगी। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बैंक बैलेंस का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी तुम्हें सड़क पे लाने में। प्रिया की बात सुन के विराज का भी माथा गर्म हो जाता है। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पति को कंगाल बनाते हुए?
इतनी सारी ड्रेसेस तो है तुम्हारे पास। कुछ तो ऐसी है जिनकी तुमने शकल भी नहीं देखी। अरे हम लड़कों से सीखो कुछ। खुद की शादी में हम जो ड्रेस पहनते हैं उस से ना जाने कितनों की शादी में हम नागिन डांस करते हैं। और एक तुम लड़कियां ब्रेकफास्ट के लिए अलग ड्रेस, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग, नहाने के लिए अलग, खाने के लिए अलग। बस विराज का इतना ही बोलना था कि तभी एक उड़ता हुआ पिलो आता और उसके सिर पे लगा। उसको तो क्या एज्जे लगा होगा। बेचारे पिलो की ही हड्डियां टूटी होंगी। बेचारा बोल रहा होगा, अरे कोई हॉस्पिटल लेके चलो रे मेरे को बाबा। मार डाला इस आतंकवादी ने। तुम लड़कों के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, प्रिया जवाब देते हुए बोलती है। बस उसका इतना ही कहना था कि शुरू हो गया उस कमरे में घमासान युद्ध। कहीं से पिलो उड़ रहा है, कहीं से फ्लोर पॉट। थोड़ी देर में कमरे का हाल हो गया था राज्यसभा जैसा। एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ मोदी बाबा। अब जीतना किसको है वो तो सबको ही पता है। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी पहुंच गया सोफे पे आया, मोदी जी अपने मखमली बेड पे आराम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए नींद के आगोश में चले जाते हैं। अक्षत और सिया के रूम में। सिया आराम से अक्षत के सीने पे अपना सिर रख के सोई हुई थी, लेकिन अक्षत की आंखों में नींद ही नहीं थी। उसे डर था कि उसकी जान को फिर एक बार कोई उससे दूर ना कर दे। यही सब सोचते सोचते उसे काफी लेट नींद आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे अपना नाश्ता कर रहे थे। वहां भी रात की आई हुई सुनामी का असर दिख रहा था। प्रिया दादी के पास वाली चेयर पे थी, वही विराज उसी अपोजिट साइड सबसे लास्ट में बैठा था और उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसके पास बैठा कबीर काफी देर से उन दोनों को नोटिस कर रहा था। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो विराज की ओर थोड़ा झुकते हुए बोला, भाई उसको घूरना बंद कर, वरना कुछ ही देर में सबकी नाश्ते की प्लेट में तेरे छोटे छोटे पीसेस गरम तेल में तले हुए मिर्च मसाले के साथ गरम मसाला डाल के सब लोग चाव से खा रहे होंगे और तू ऊपर बैठ के खुद को सबके दांतों तले पिसते हुए देखेगा और बोलेगा धीरे धीरे पीसिंग पिसिंग। शादी के बाद चुप रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जगह बोलने वाली आ जाती है। कबीर की बात सुन के विराज सोच में पड़ जाता, जय बोलते ये डॉक्टर सही ही रहा है, पर अभी कैसे मनाऊं उस फूलन देवी को। जितनी गुबार में हवा नहीं होती उतनी तिह मैडम ने अपने मुंह में भर रखी है। अभी गया तो सबके सामने ही बेइज्जती कर देगी। नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा, पता चले थोड़ी देर में प्लेट उठा के मेरे सर पे ही फोड़ दे। सब लोग नाश्ते के बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सब लोग ऑफिस में जाके अपने अपने काम में लग जाते हैं। संध्या, कबीर और मिहिर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज गए थे और जानवी लैब गई हुई थी सिया की मेडिसिन जे बारे में पता करने। अक्षत अपने काम में बिजी था, तभी उसके इस फोन पे राज का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करते ही बोलता है, भोंक। अपने दुश्मनों से इज्जत से पैस आते हैं मिस्टर सिंघानिया। क्या पता कब उनका दिमाग खराब हो जाए और आपका कोई अपना आप से दूर हो जाए। खैर फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम की बात पे आते हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि आप जा कोई अपना आज आपसे हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आपके पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है, जो कि मेरे कॉल करते ही शुरू हो चुका था। और क्लू भी दे देता हूँ, जो सबका इलाज है उसको आज कोई इलाज नहीं बचा पाएगा। इतना बोल के राज जोर जोर से हंसने लगता है। अक्षत गुस्से से दांत पिसते हुए बोलता है, अगर मेरे किसी भी अपने को अगर खरोच भी आई तो मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा। तू 100 बार खुद को कोसेगा कि तूने इस दुनिया में कदम ही क्यों रखा। अक्षत इतना बोल के कॉल कट कर देता है। वो राज की बात का मतलब समझने लगता है। जियान को बोल के सन की खबर लेने लगता है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे थे और ठीक भी। राज ने अपना खेल शुरू कर दिया है और पहेली भी दे दी। आप सब भी मतलब समझना और बताना कि उसका मतलब किससे है, किसको चोट पहुंचाने वाला है राज। कल के एपिसोड्स के लिए शुक्रिया। परी,
मेरी ग्रेजुएशन तो 2018 में ही पूरी हो चुकी है, उसके बाद मैंने भी .एड कर ली और पोस्ट ग्रेजुएशन भी। मैं मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री होल्डर हूँ। राज ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उसने अक्षत को धमकी दी थी कि आज तक जो भी सबका इलाज करते आता है, आज उसको इलाज की जरूरत पड़ेगी। अक्षत ने सबके बारे में चेक किया तो सब अपनी अपनी जगह पे सेफ थी और ना ही अकेले थे, सबके साथ बॉडीगार्ड्स थे। अक्षत ने तीनों लड़कों को भी इन्फॉर्म कर दिया था और रॉकी को और भी फोर्स को बुलाने को बोल दिया था। वो सब चेक करने के बाद अपनी आंखें बंद करके अपनी चेयर पे बैठ के राज की पहेली के बारे में सोचने लगता है। अचानक उसके दिमाग की हेडलाइट जलती है और वो बाहर की ओर भागता है। उसे सामने से ही जियान उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। जियान अक्षत के पास आता है और अपना सिर झुका लेता है। अक्षत उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। अक्षत दांत पिसते हुए बोलता है, मेरी शकल क्या देख रहे हो, कुछ बोलोगे या नहीं? जियान थोड़ा डरते हुए बोलता है, सर कबीर सर का एक्सीडेंट हो गया है, एक कार ने उनको टक्कर मार दी। संध्या मैडम और मिहिर सर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। जियान इतना बोल के चुप हो जाता है और अक्षत को ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी जब उसकी कबीर से बात हुई तो वो अपने ऑफिस में था, फिर उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। जियान की ये बात सिया ने भी सुन ली थी। वो भी अक्षत से हॉस्पिटल चलने को बोलती है। वो तीनों जल्दी से पार्किंग में आ जाते हैं। जियान जल्दी से कार स्टार्ट करता है। अक्षत कार में बैठने ही वाला था कि उसका फोन रिंग करता है। वो गुस्से से कॉल अटेंड करता है। सामने से राज की हंसती हुई आवाज आती है जो बोल रहा था, कैसा लगा सरप्राइज? अभी तो सिर्फ छोटे छोटे 2-4 ट्रेलर आएंगे, असली मूवी तो इसके बाद आएगी। अगर अपने परिवार की सलामती चाहता है तो सिया को मुझे दे दे, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। अक्षत गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोलता है, अपने परिवार को तो मैं बचा लूंगा, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। बहुत शौक है ना धमाके करने का। अब एक तोहफा मैं तेरे लिए भेज रहा हूं जो तू कभी नहीं भूल पाए। और रही बात सिया की, तो वो मेरी जान है। अपनी सिया को बचाने के लिए ये राम हर हद पर कर जाएगा, पर तुझे इसकी परछाई को भी नहीं छूने देगा। अक्षत फोन कट कर देता है और तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अक्षत ने विराज को भी बता दिया था और वो और प्रिया भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। कबीर का अंदर ऑपरेशन चल रहा था। संध्या का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। सिया को देखते ही संध्या इसके गले लग के जोर जोर से रोने लगती है। उसके और मिहिर के सारे कपड़े पे खून लगा हुआ था। अक्षत मिहिर के पास जाता है और बोलता है, ये सब कैसे हुआ? मिहिर उसको देख के बोलना शुरू करता है, तेरे इन्फॉर्म करने के बाद मैंने सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट कर दिया था। हम सब अपना काम ही कर रहे थे कि कबीर के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। सामने वाले ने बोला कि एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसे हॉस्पिटल आना होगा। मैंने कबीर को रोका भी था, लेकिन उसने कहा, भाई आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा और गार्ड्स को भी साथ लेके जाऊंगा। उसके मनाने पे मैं भी मान गया और उसको जाने दिया। उसके पार्किंग में पहुंचते ही एक कार जिसमें पहले ही कोई उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसको हिट कर दिया। गार्ड जो उसके पीछे थे उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है और अभी हमारे बेस पे है। इसके बाद हम पता चला और हम उसे हॉस्पिटल ले आए। मिहिर जो इतनी देर से खुद को संभाले हुए था, वो अक्षत के गले लग के रोने लगता है और बोलता है, देखना वो कमीना कितना परेशान करने लगा है मुझे। पहले तो छोटी शरारत करता था और आज तो उसने मेरी जान ही निकाल ली है। तू उसको बोलना जल्दी से उठ के लड़े मुझसे। संध्या भी कितना रो रही है, उसके लिए उठ जाए। तुझे पता है उसको बहुत चोट लगी है, उसके सिर से खून निकल रहा था। वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। तेरी तो वो हर बात मानता है ना, उसको बोलना। अक्षत उसे शांत करवाते हुए बोलता है, ये रोने का नहीं रुलाने का वक्त है,
कबीर को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसने ये किया है हम उसकी ऐसी हालत करेंगे कि वो 100 बार हमारी तरफ पलट के आने से पहले सोचेगा। अक्षत की बात सुन के मिहिर शांत हो जाता है। विराज और प्रिया भी आ चुके थे और जाह्नवी को भी मिहिर ने बता दिया था। वो भी आ गई थी। सब लोग बस ऑपरेशन कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स ऑफ होती है और डॉक्टर अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क निकालते हुए बाहर आते हैं। उनके आते ही सब लोग उन पे सवालों की फुलझड़ी जला देते हैं। डॉक्टर सबको देखते हुए बोलती है, देखिए आप सब फिक्र मत कीजिए, मिस्टर मल्होत्रा अब खतरे से बाहर है। लेकिन उनके सिर पे काफी गहरी चोट लगी है और उनके एक पैर में भी फ्रैक्चर है। आप लोग उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो कुछ देर और होने पे उनकी जान भी जा सकती थी। उनको रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा और 1 महीने में उनका पैर ठीक हो जाएगा और कल सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन के मिहिर उन्हें धन्यवाद बोलता है कि डॉक्टर उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, मिस्टर मल्होत्रा आपके छोटे भाई ने इतने लोगों को जिंदगी दी है, आज तक उनके हार्ट का ऑपरेशन करके वो भी फ्री। उनकी दुआएं तो काम आनी ही थी। हमने कुछ नहीं किया, बस सबकी दुआओं की ये रंगत बिखरी है आज उनकी रूह पे। डॉक्टर की बात सुन के सबके चेहरे खिल जाते हैं। रात को चारों लड़कियों को सिंघानिया पैलेस भेज दिया जाता है और तीनों लड़के वहीं रुक जाते हैं। एमआर मल्होत्रा को अभी कबीर की कोई खबर नहीं थी क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे और किसी ने उन्हें बताया भी नहीं। सबके घर जाने के बाद अक्षत, मिहुर और विराज अपने डार्क और आलिया हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। तीनों के चेहरे काले पड़े हुए थे। तीनों अपनी अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर में वो एक मैदान में थे। वहां पहले ही चॉपर के साथ रॉकी और कुछ गार्ड्स खड़े थे। तीनों चॉपर में सवार होते हैं और बाकी गार्ड्स से साथ रॉकी दूसरे चॉपर में, और सब लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ टाइम के बाद उनका चॉपर राजस्थान में लैंड करता है। सब लोग बाहर आते हैं और अपनी अपनी कार लेके मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर में सब लोग अलग अलग लोकेशन पे थे। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर में वो अपना काम निपटा के वापस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। राज, जो कि अपने कमरे में आराम से निकिता के ऊपर सोया हुआ था, उसका फोन रिंग करता है और वो गुस्से से कॉल अटेंड करता है क्योंकि कल उसे लगा था कि कबीर अब जिंदा माही होगा। इसलिए उसने जश्न मनाया था और उसके बाद नशे की हालत में निकिता को नोचा था। उसकी हालत मरने जैसी कर दी थी राज ने, क्योंकि नशे में आदमी की ताकत भी बढ़ जाती है। राज के कॉल अटेंड करते ही सामने वाला थोड़ा डरते हुए बोलता है, हुकुम सा सब बर्बाद हो गया। आपका ऑफिस, हमारे जितने भी इल्लीगल धंधे थे वो पुलिस को पता चल गए हैं। पुलिस आपको पकड़ने के लिए कभी भी हवेली पहुंच जाएगी। हमने जितनी भी लड़कियों की तस्करी की है सबकी खबर पुलिस के पास है। हमारे सारे अड्डे ब्लास्ट हो चुके हैं। बस एक वो हवेली बची है जो ना जाने कब राख हो जाए। अपने आदमी की बात सुन के राज की रात की चढ़ी हुई सारी उतर जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहन के हवेली से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही पुलिस हवेली आती है और राज के बारे में चेक करने लगती है, लेकिन वो तो भाग चुका था। रोनी, निकिता और अहाना तीनों को राज की करतूतों का पता चल चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। राज हवेली से निकल के अपने आदमियों के साथ राजस्थान से निकलने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी से वो बाहर नहीं निकल पाता। उसके आदमी उसे लेके जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि राज के बारे में सारी न्यूज़ पब्लिश कर दी गई थी। जब राजस्थान की जनता को ये पता चला कि उनका हुकुम सा ठरकी आदमी इतना कमीना था, उनकी ही बहन बेटियों को बेचता था, तो पूरा राजस्थान उसके खून का प्यासा हो गया। राज गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसने सच में ही अक्षत को कम समझा था। उसे तो लगा था कि अक्षत अभी अपने तार की मौत का मातम मना रहा होगा, लेकिन शायद वो ये कहावत भूल गया कि जिसकी रक्षा खुद खुदा करता है उसको कोई छू भी नहीं सकता। फिलहाल तो उसकी जान के लाले पड़ गए थे।
खुद जंगल में कुत्ते की तरह भौंक रहा था। आरव और उसकी फौज रात को ही राज का पूरा सिस्टम बिगड़ के दिल्ली वापस आ गई थी। उन्होंने राज का बुरा हाल कर दिया था, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। पूरा राजस्थान जो उसकी जय जयकार करता था, उसका सच जान के उसकी जान के पीछे पड़ गया था। राज को छूने के लिए जंगल में जगह ढूंढनी पड़ी थी। वहां भी पुलिस उसको पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही थी। राज का सब कुछ खत्म हो चुका था। उसको सारे अड्डे राख हो चुके थे। उसके सारे लीगल और इल्लीगल काम के बारे में पुलिस को पता चल गया था। अब इंडिया जा किंग पुलिस को खुद से कुछ इन्फॉर्मेशन दे और पुलिस वाले एक्शन ना ले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पुलिस वालों ने रात में ही पूरा राजस्थान छान मारा था। राज की हालत गली के कुत्ते सी हो गई थी, कहीं ना कहीं उससे भी बदतर, क्योंकि उस कुत्ते का भी राज उस गली में चलता है। लेकिन राज की तो हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ दिन में वो खुद ही एक राज बनने वाला था, जिसका किसी को कुछ पता नहीं चलता। रात गुजर जाती है और अगले दिन का सूरज एक नई उम्मीद के साथ सबकी जिंदगी में एक नई रोशनी भरने को आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आ चुके थे। सबको कबीर के होश में आने का इंतजार था, सबसे ज्यादा तो संध्या को। पूरी रात उसने बिस्तर पे करवट बदल के गुजार दी थी। सब लोग वार्ड के डोर पे लगे ग्लास से ही कबीर को देख रहे थे। सब बेचैनी में इधर उधर हो रहे थे कि एक नर्स वार्ड से बाहर आती है और बोलती है, पेशेंट को होश आ गया है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। नर्स की बात सुन के सबकी आंखों में चमक आ जाती है। संध्या की आंखों से तो आंसू ही बह जाते हैं। उसकी आंखें तो कल से ही बरस रही थी, फर्क बस इतना था, कल दर्द के आंसू थे, आज उस दर्द पे मलहम के आंसू थे। सिया उसे शांत करवाने लगती है, साथ ही प्रिया और जानवी भी। दादी और आरव के मॉम डैड और बाकी तीनों दोस्त भी कबीर के पास चले जाते हैं। कबीर अपनी आंखें खोल के सबको देखता है। सबका चेहरा लटका हुआ था। दादी की भी आंखें नम थी अपने बच्चे को इस हाल में देख के। दादी को ऐसे देख के कबीर को भी बुरा लगता है। दादी प्यार से उसके सर वो हाथ फिराने लगती है और उससे पूछती है, कैसा है मेरा बच्चा? कबीर की आंखों के सामने कल का मंजर घूम जाता है। कल एक पल के लिए उसे भी लगा कि वो किसी से नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसे भगवान ने एक नई जिंदगी दे दी। वो दादी का मूड ठीक करने के लिए बोलता है, ओहो गर्लफ्रेंड, मुझे थोड़ी सी चोट क्या लगी, आप सब ने तो दिल्ली को ही गंगा में विसर्जित कर दिया, पर आप एक बात भूल गई, शायद इतनी जल्दी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभी तो मेरी क्रिकेट टीम के लिए गर्लफ्रेंड भी तो ढूंढनी है हमें। कबीर की बात सुन के दादी हंसने लगती है, फिर प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोलती है, टूटा फूटा हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा है, लेकिन हरकतें वही वालियों वाली है। खुद की हालत उठने की नहीं है और अपने बच्चों की गर्लफ्रेंड लेके आएगा। जब वो सारी आ जाएंगी ना, तब तेरी इन बची हुई हड्डियों को भी तोड़ देगी। दादी की बात सुन के कबीर झेप जाता है, वही बाकी सब हंसने लगते हैं। दादी और आरव के मॉम डैड कबीर से मिल के बाहर चले जाते हैं। अब चारों दोस्त ही उस वार्ड में थे। कबीर का चेहरा उसके जाते ही काला पड़ जाता है। वो गुस्से से दांत पिसते हुए बोलता है, जिस भी इंसान ने मेरी फैमिली को रुलाया है उसके क्या हाल चाल है यारो। उसकी बात सुन के तीनों एक दूसरे को देख के उसे एक डेविल स्माइल करते हैं। विराज उसके पास जाके बैठ जाता है और उसे साइड तबके से एक मेडिकल इक्विपमेंट उठा के बोलता है, उस इंसान क्या ते हम ऐसा ऑपरेशन करके आए हैं, जब तक तेरी ये टूटी हुई हड्डियां जुड़ नहीं जाती उसको एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। दिन रात बस भगवान से एक ही दुआ करेगा, उठा ले रे बाबा मेरे को उठा ले। लेकिन ऊपर वाला भी ते बोलेगा, अरे इतनी जल्दी काय को रे, तेरे को थोड़े दिन और मजे कर और मुझे भी करने दे। विराज की एक्टिंग देख के सबको हंसी आ जाती है। कबीर अपनी एक आईब्रो उठा के बोलता है, वैसे मैंने सुना है कि कल तुम लोग बहुत रो रहे थे मेरे लिए, ऐसा क्यों भाई? कबीर की बात सुन के आरव और मिहिर और उनके साथ ही विराज भी उस वार्ड में रखे काउच पे जाके बैठ जाते हैं और अपना एक पैर दूसरे पे रख के उसे घूर के देखती है, फिर बोलना शुरू करते हैं,
हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम तेरे लिए गंगा को यह लाए। खुद को इतना खुशनसीम समझने की जरूरत नहीं है। और ये अपना गटर सा मुंह बंद कर ले, कितनी स्मेल आ रही है। पता नहीं कितने दिन से नहाया ही नहीं है। उनकी बात सुन के कबीर का तो मुंह ही बन जाता है। वो तीनों को घूरते हुए बोलता है, सालो कमीनों, कैसे डिस्ट्रैक्ट हो तुम मेरे। यह मैं पैर तुड़वा के लंगड़ा हो गया और तुम लोगों को स्मेल की पड़ी है। मेरा सिर फोड़ दिया उन कमीनों ने, और तुम यह मेरा भीजा फ्राई कर वेज हो। एक बार, बस एक बार मुझे ठीक तो होने दो। फिर तुम्हारे दिल का ऑपरेशन मैंने पूरे दिल से ना करा तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। तभी कबीर की बात को बीच में ही काट के अक्षत बोलता है, कबीर ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। अभी तुम संध्या से मिलो, वो कल से तुम्हारे लिए परेशान है। उसे संभाल लो, जरूरत है उसे तुम्हारी। कबीर अक्षत की बात सुन के हाँ में सिर हिलाता है। आयार्तिनी दोस्त वहां से निकल जाते हैं। अक्षत संध्या को अंदर जाने को बोलता है। अक्षत मिहिर और विराज वार्ड से बाहर चले जाते हैं। अक्षत संध्या को अंदर जाने को बोलता है। संध्या खुद को नॉर्मल करके अंदर जाती है। वो अपनी नजरें झुकाए वार्ड में जाती है। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कबीर को नजरें उठा के तो देख सके। अपने प्यार को दर्द में देखना सबसे बड़ा दर्द देता है। वही हालात संध्या का था। कैसे वो उस इंसान को दर्द में देख सकती थी जिसपे कभी एक खरोच भी बर्दाश्त के बाहर हो। वो अंदर जाके अपनी नजरें झुका के खड़ी हो जाती है। कबीर भी उसकी हालत समझ रहा था। वो आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ता है कि संध्या की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। वो वहां से मुड़ के जाने लगती है कि कबीर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। संध्या उसके सीने पे आके गिरती है। संध्या उसके सीने से लग के रोने लगती है। कबीर भी उसका सिर सहलाने लगता है। संध्या काफी देर तक उसके सीने से लग के रोती रहती है। उसका शांत ना होता देख कबीर उसको छेड़ते हुए बोलता है, बीवी पूरा नाक मेरे कपड़ों पे ही साफ करना है क्या? हॉस्पिटल वाले एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे अगर इतना गंदा करोगी तो। वैसे तुम इतना रो कैसे लेती हो? ओह, इसलिए ही तो पानी की इतनी शॉर्टेज हो रखी है दुनिया में। सारा पानी तो तुम्हारी इन आंखों में भरा हुआ है। बीवी एक्सीडेंट का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी इस बाढ़ में जरूरी डूब के मर जाऊंगा। कबीर इतना बोल के हंसने लगता है। संध्या उसके ऊपर से उठती है और 2 मिनट उसे घूर के एक चपेट उसको मार देती है। बेचारा कबीर उसको आंखें फाड़े देखने लगता है और अपने एक हाथ से अपने गाल को सहलाने लगता है। संध्या अपने आंसू साफ करके अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रख के उस पे झुक के बोलती है, दोबारा मरने की बात करी तो अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे तुम्हें मैं पसंद हूँ या ना हूँ, झेलना तो तुम्हें पड़ेगा ही मुझे, वो भी सारी जिंदगी। मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाना होगा। मेरी नोजी भी साफ करनी पड़ेगी। मेरे नखरे भी उठने होंगे। और अगर अब तुमने इससे ज्यादा चपड़ चैपड़ करी तो दूसरा पैर भी तोड़ के मुंह में दे दूंगी। फिर चाहे सारी जिंदगी तुम्हें व्हील चेयर पे क्यों ना घुमाना पड़े। संध्या इतना बोल के उठ जाती है कि कबीर उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद पे गिरा लेता है और अपने दोनों हाथ उसके कमर पे लपेट के बोलता है, बीवी, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हें संभालने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम छोड़ के भी जाना चाहोगी तो भी नहीं जाने दूंगा। बुढ़ापे में दोनों सर्दी के मौसम में एक ही ब्लैंकेट में घुस के पकौड़े खाएंगे। मैं तुम्हारा नाक भी सार करूंगा और सबसे ज्यादा जब तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तब तुम्हारी हेल्प भी करूंगा चेंज करने। कबीर अपनी बात खत्म करके जोर जोर से हंसने लगता है। संध्या खुद को उससे छुड़ाने लगती है, लेकिन कबीर तो उसको सताने के मूड में था। तभी डोर नॉक होता है। संध्या कबीर को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, लेकिन कबीर को तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। डोर अब भी नॉक हो रहा था कि संध्या उसे बेचारी सी शकल बना के देखती है। कबीर उसको ऐसे देख के छोड़ते हुए बोलता है, अभी छोड़ रहा हूँ।
या तो मुझे आज ही डिस्चार्ज करा के घर ले चलो वरना रात को यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। संध्या कबीर से दूर हो जाती है। डॉक्टर अंदर आते हैं नर्स के साथ। नर्स कबीर की ड्रिप चेंज करती है और डॉक्टर उसे चेक करने लगते हैं। डॉक्टर कबीर को चेक करने के बाद बोलते हैं, आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। कबीर उनकी बात सुन के बोलता है, डियर अमन, मैं अब बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। मैं आज ही घर जाना चाहता हूँ। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ तो मैं अपना ध्यान भी रख लूंगा और बाकी मेरी फैमिली तो है ही मेरा ख्याल रखने को। कबीर की बात सुन के डियर अमन भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि कबीर उनसे कहीं बेहतर और काफी अच्छे डॉक्टर है, तो वो भी हाँ बोल देते हैं। दोपहर तक कबीर को डिस्चार्ज मिल जाता है। सब लोग उसको लेके घर आ जाते हैं। सब लोग सिंघानिया पैलेस आ जाते हैं क्योंकि अभी तक राज को पकड़ा नहीं गया था, तो सिक्योरिटी की वजह से सब राजी हो जाते हैं। कबीर को लाके सब उसे रूम में लिटा देते हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में राज बेचारा भूख से बिलख रहा था क्योंकि उसके आदमी पुलिस की वजह से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। राज और उसके आदमियों के पास ना खाने को खाना था और ना ही पीने को पानी। सबकी हालत खराब हो रही थी। बेचारे जंगल में आदिमानव बन चुके थे। पुलिस ने राज की हवेली के बाहर भी अपने लोगों को तैनात कर दिया था कि राज के आते ही उसे पकड़ सके। हवेली में निकिता का बुरा हाल था राज के बारे में सोच के, लेकिन उसके दिल आया और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जो कोई नहीं समझ पा रहा था। कुछ ऐसा जो सबके होश उड़ने को काफी था। वो इस वक्त बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी अंदर एक तूफान ने जन्म ले रखा था जो सबकी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ने को काफी था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में अक्षत आज सिया को लेके जानवी के साथ उसकी लैब में गया हुआ था क्योंकि आज सिया को उसकी मेडिसिन का फर्स्ट डोज दिया जाना था। अक्षत सिया लैब में होते हैं। सिया को फर्स्ट डोज दे दिया जाता है। वो कुछ देर तक बेहोश रहने वाली थी। अक्षत और जानवी बैठ के बातें कर रहे थे। जानवी ने अक्षत को अच्छे से समझा दिया था कि सिया को नेक्स्ट डोज टाइम पे ही मिलना चाहिए, नहीं तो उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ सकती है। अक्षत भी उसकी बातों को अच्छे से सुन और समझ रहा था। थोड़ी देर बाद सिया को होश आ जाता है और जानवी, सिया और अक्षत उनके साथ क्रिश भी सिंघानिया पैलेस आ जाता है क्योंकि इतने दिनों में क्रिश सबका अच्छा दोस्त बन गया था सिवाय मिहिर के। उसके लिए तो क्रिश उसका सौतन था जो उसकी बीवी से चिपका रहता था। कृष्ण ने सिया के लिए दवाई रेडी करके और भी सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। कृष्ण कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो भी काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली काफी रिच थी, लेकिन कृष आयुर्वेदा में इंटरेस्ट रखता था तो उसकी फैमिली ने भी उसे फोर्स नहीं किया। थोड़ी देर में सब लोग सिंघानिया पैलेस में होते हैं। रात हो चुकी थी और सर मिल के डिनर रेडी कर रहे थे और प्रिया और संध्या उनको गाइड कर रहे थे। थोड़ी देर में डिनर रेडी हो जाता है। सिया को डोज मिली थी इसलिए वो काफी लो फील कर रही थी, लेकिन फिर भी वो सबके साथ डिनर रेडी करना चाहती थी इसलिए हॉल में ही रुक गई। डिनर टाइम पे कबीर ने पूरा घर सिर पे उठा रखा था क्योंकि वो दोपहर से कमरे में पड़ा हुआ था और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। कमरे की दीवारें भी उसको देख के पक गई थी। वो भी बोल रही थी, ये कब जाएगा, जब से आया है तब से हमें घूर रहा है बेशर्म कहीं का। अब बेचारी दीवारों को भी कौन बताए कि कबीर की शर्म का घूंघट तो कभी बना ही नहीं था। वो तो 1 महीने तक उनको यूं ही ताड़ने वाला है। संध्या कबीर से कुछ घंटों में ही परेशान हो गई थी क्योंकि उसकी नई नई फरमाइश वो कैसे पूरी करे। कबीर को उठने के चक्कर में तो उसकी ऊपर की टिकट कट जाएगी, वो ऊपर पहुंच जाएगी, और अगर संध्या को कुछ हुआ तो कबीर ऊपर वाले का भी जीना हराम कर देगा। भगवान भी सोचेगा ये पीस मैंने तो नहीं बनाया, फिर ये नमूना आया कहाँ से है। कबीर अगर वहां पहुंच गया तो चित्रगुप्त का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, और कौन ऐसी मुसीबत को बुलावा देगा। संध्या बेचारी उसके नखरे झेलती झेलती एक ही दिन में परेशान हो चुकी थी। कबीर ने डिनर करने से भी मना कर दिया।
बेचारी डिनर को उठा के वापस किचन में रख देती है। सब संध्या को यूं परेशान देख के समझ जाते हैं कि ये सब कबीर का किया धरा है। मिहिर और विराज जाके कबीर को उठा के नीचे लेके आते हैं। उसको चेयर पे पटक के दोनों बोलते हैं, साले क्या खाता है, कितना भारी है, एक मिनी एलिफेंट से भी ज्यादा वेट होगा तुम्हारा। उन दोनों की बात सुन के कबीर का मुंह बन जाता है, फिर एकदम से अपने 32 दांत दिखाते हुए बोलता है, खाता मैं हूँ, खिलाती मेरी बीवी है, तो तुमको क्यों जलन हो रही है? खुद तो निचोड़ी हुई गोभी हो, मुझ जैसे हरे भरे पालक को देख के क्यों मिर्ची लग रही है तुम्हें? वो लोग अपनी ही धुन में लगे हुए थे। वही कृष के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो बिल्कुल शांत होके अपना डिनर कर रहा था। उसके दिल में कुछ हलचल मची हुई थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द दिख रहा था जो कि उसकी आंखों में नमी भी ले आया था। कोई और भी था जो उसके दर्द को देख भी पा रहा था और महसूस भी कर पा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। पता नहीं क्या मजबूरी थी उसकी जो इतना दर्द अपने दिल में दबा के बैठा था। कृष के दिल की खबर भी हम लेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी तो इनको डिनर करने देते हैं, वरना कबीर फिर से सबका जीना हराम कर देगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो खुद ठीक होते होते तो संध्या की हालत खराब कर देगा। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कृष जिससे और कंट्रोल नहीं हो रहा था वो गार्डन में चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आसमान की तरफ देख के बोलता है, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरी? क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी जो वो मुझसे ऐसे मुंह मोड़ के चली गई? या फिर मुझ में कोई कमी है? मुझे खुद से दूर भी करती है और मुझसे दूर होके रोती भी है। अगर उसे मुझसे प्यार ही नहीं है तो फिर उसकी आंखों में वो नमी कैसी जो मैंने महसूस किया, वो क्या था? वो प्यार जो मैंने उसकी आंखों में देखा, क्या वो सब एक झूठ था? क्या वो भी सबके जैसे निकली? मुझे कुछ दिन घुमाया और छोड़ के चली गई, लेकिन मुझे जवाब चाहिए उससे, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? और उसे जवाब देना होगा, वो भी आज। कृष अपने आंसू पोंछ के अंदर चला जाता है। वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और अक्षिता के रूम में घुस जाता है। अक्षिता जो अभी अभी शावर लेके आई थी वो सिर्फ एक टॉवल में ही थी। कृष को वहां देख के खुद को अपने हाथों से कवर करने लगती है, लेकिन कृष को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो डोर लॉक करके उसकी ओर बढ़ जाता है और उसको वॉल से सटा के खुद उसके बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। अक्षिता उससे नजरें चुराने लहरी है। कृष उसको खुद से मुंह फेरता देख उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ के बोलता है, मेरी तरफ देखो, या फिर तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि मुझसे नजरें मिलान में भी तुम्हें शर्म आ रही है? वैसे आनी भी चाहिए, कर्म भी तो ऐसे ही किए हैं। अक्षिता की आंखें कृष की बातें सुन के छलक आती है, लेकिन वो अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लेती है और उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, मिस्टर कृष पटेल, आपको शर्म नहीं आती इतनी रात को एक लड़की के रूम में ऐसे आते हुए? अभी के अभी मेरे रूम से निकालिए, वरना थोड़ी देर में आप यह से चल के जाने लायक नहीं बचेंगे। कृष को उसकी बात सुन के गुस्सा आने लगता है। वो उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है। उसके ऐसा करने से अक्षिता का टॉवल थोड़ा नीचे सरक जाता है और उसके क्लीवेज दिखने लगते हैं। कबीर अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेता है और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर करके बोलता है, चिल्लाओ, बुलाओ किसी को मुझे पिटने को, लेकिन गारंटी के साथ बोलता हूँ, भले ही चोट मुझे लगेगी लेकिन दर्द तुम्हें होगा, आंसू तुम्हारे निकलेंगे। अक्षिता अपनी नजरें फेर लेती है, लेकिन कृष उसके चेहरे को फिर से ऊपर करके उसके होठों को ही ब्लॉक कर देता है। अक्षिता उसके ऐसा करते ही जम जाती है। कुछ सेकंड्स में वो होश में आती है और कृष को धक्का देने लगती है, लेकिन कृष तो हिलता भी नहीं। वो बुद्ध बनके खड़ी हो जाती है। कृष कुछ देर बाद उसे छोड़ता है तो अक्षिता उसे जोर से धक्का देती है, जिससे कृष संभाल नहीं पाता और गिरने लगता है। वो सपोर्ट के लिए अक्षिता को पकड़ने लगता है कि अक्षिता का टॉवल उसके हाथ में आ जाता है।
सामने का नजारा देख के कृष की आंखें फैल जाती है और अक्षिता की सांसें ही बंद हो जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़ के लाइट्स ऑफ कर देती है और चेंजिंग रूम में घुस जाती है। कृष को अभी इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भी हुआ उसने जानबूझ के नहीं किया। अक्षिता के शर्म से ढके चेहरे को देख के उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ उठ जाता है और उसके बेड पे लेट के उसकी खुशबू को महसूस करने लगता है। लेकिन अक्षत की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो बहुत देर तक अंदर ही रहती है। थोड़ी देर में उसे डोर ओपन होने की आवाज आती है। उसे लगता है कि कृष यहाँ से चला गया, ये सोच के वो बाहर आ जाती है। अक्षिता जैसे ही रूम इन आती है कि कृष उसे बेड वो धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अक्षिता उसको यहाँ देख के फिर से पानी पानी हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे धक्का देने लगती है, लेकिन कृष तो टस से मस भी नहीं हुआ। अक्षिता वैसे ही उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, कृष प्लीज। कृष उसकी बात सुन के बोलता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस जल्दी ही आऊंगा अपने बच्चों की मां को लेने। कृष अक्षिता के ऊपर से उठता है और उसके गालों पे एक सॉफ्ट किस करके वहां से चला जाता है। यूज जाते ही अक्षिता डोर लॉक करती है और अपने बेडोई आके तकिए में मुंह छुपा के रोने लगती है। वो काफी देर तक ऐसे ही रोती रहती है। वो अपना फोन उठाती है और उसमें कृष की फोटो निकल के उसको देखती हुई बोलती है, मैं कैसे कह दूं तुमसे कि मुझे भी मोहब्बत है तुमसे। मैं तुम्हारे नाखून के भी बराबर नहीं हूं। तुम मेरा सच नहीं जानते। जिस दिन जान जाओगे उस दिन मेरी परछाई से भी नफरत हो जाएगी तुम्हें। तुम मेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करोगे। मैं तुम्हारा गुस्सा झेल लूंगी लेकिन तुम्हारी नफरत नहीं। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए बेगानापन देख के मर जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम यही सोचो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रात के पता नहीं किस ही पहर उसकी आंख लगती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। रात को लेट सोने से वो काफी देर से उठती है। वो जल्दी से रेडी होके हॉल में चली जाती है। आज संडे था तो किसी को कहीं जाना भी नहीं था, इसलिए आज सब घर वो ही मस्ती करने वाले थे। अक्षिता जब नीचे आती है तो उसकी नजरें फिर से कृष से मिल जाती है। आया उसे रात का सीन याद आने लगता है। कृष सबसे बच के उसे एक आंख मार देता है, लेकिन अक्षिता उसे इग्नोर करके प्रिया के पास जाके बैठ जाती है। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते हुए ही विराज बोलता है, दादी ये डॉक्टर तो पैर तुड़वा के बैठा है लंगड़ा बन के, और हमने प्लान इस संडे को फार्म हाउस जाने जा बनाया था तो वहां तो जा नहीं सकते हैं, तो क्यों ना आज घर में हम सब क्रिकेट खेल ले। विराज की बात पे सब एग्री हो जाते हैं, लेकिन कबीर का तो माथा ठनक गया था उसकी बात सुन के। वो विराज को फिर मारते हुए बोलता है, अबे साले बिना हड्डी के मकान, मेरी तो सिर्फ टांग टूटी है लेकिन तेरा मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। मेरे दोनों हाथ अभी सलामत है, आई तेरे दोनों इन सूखे बांसों को तोड़ने के लिए काफी है। रून मुझे लंगड़ा बोला कैसे? विराज उस पे अपना नाइफ फेंकते हुए बोलता है, तेरी बची हुई टांग की तह मैं ही सर्जरी करूंगा, तू फिक्र मत कर। और ऐसी करूंगा कि अग के जन्म भी सर्जरी वाली टांग लेके ही पैदा होगा। और तू लंगड़ा है तो तुझे लंगड़ा ही बोलूंगा, टकला तो बोलूंगा नहीं। पर तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए नाई बन जाऊं? वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस 500 मिलियन मुझे दे दियो। अब जब कबीर को कुछ बोले और वो चुप रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुझे मैं नाई नहीं बाई बनाऊंगा, वो भी मेरे बच्चों की। वो जब तेरे ऊपर सुसु करेंगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। फिर उसके लिए तो मैं तुझे तेरी चूज की हुई सालेजा भी डबल दूंगा। कबीर जवाब देता है। अब टर्न विराज की थी और उसका जवाब कुछ ऐसा था, तेरे बच्चे तो सिर्फ सुसु करेंगे, मेरे तो तेरे ऊपर पॉटी भी करेंगे। विराज इतना बोल के जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन कबीर बेचारे का तो खाना ही बाहर आ जाता है। वो अपनी प्लेट का खाना विराज और उठा के फेंकने लगता है। आया बोलता है, तेरे बच्चे करेंगे ते मेरे क्या पेट में रखेंगे।
रोज तुझसे ही उनके डायपर साफ नहीं करवाए तो मेरा नाम भी कबीर मल्होत्रा नहीं। कुछ ही सेकंड्स में डाइनिंग टेबल जंग का मैदान बन जाता है। दादी दोनों को रोकते हुए बोलती है, अगर तुम दोनों ने अभी के अभी आओना ये पुराण बंद नहीं किया तो आने वाले 1 साल के लिए घर के सभी बाथरूम तुम दोनों साफ करोगे, वो भी अपने इन्हीं हाथों से। और क्या क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है तुमने, कुछ होता तो है नहीं तुमसे। आए बड़े नालायक कहीं के। दादी इतना बोल के वहां से चली जाती है। धीरे धीरे बाकी सब भी निकल लेते हैं। सबके जाने के बाद विराज और जाबिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और होते हैं, दादी को हमारी एबिलिटी ओई सक है, अब उनको कौन बताए कि उनकी प्यारी बहुओं की आधे घंटे में ही हालत खराब हो जाती है, तभी तो वो अब तक प्रमोट नहीं हुई। सब लोग नाश्ता करके गार्डन में चले जाते हैं। कबीर खेल नहीं सकता था और दादी की हिम्मत नहीं थी खेलने की, इसलिए दादी और कबीर को अंपायर बना दिया जाता है। लड़कियों और लड़कों की एक टीम बना दी जाती है। गर्ल्स वर्सेस बॉयज की टीम बनके उनमें कंपटीशन होने वाली थी। गार्डन में सारे अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं। सारे सर्वेंट को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। सारे सर्वेंट उनको दर्शक बना दिया गया था। दादी और कबीर अपनी चेयर ले लेते हैं। कबीर की तो पहले ही चेयर फिक्स थी जो सबको खुन्नस में देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाके सारे विकेट्स उठा के फेंक दे, पर अफसोस बेचारा हिल भी नहीं सकता था। दादी के कंधे पे सर रख के झूठ का रोने लगता है। दादी उसके गाल पे हाथ रख के सहलाने लगती है। वो झूठ से ही दादी के दुपट्टे से अपनी नोज साफ करने लगता है। थोड़ी देर में सारे लड़के सारी लड़कियों के सामने थे। अमन जी और सना जी को हेड बना दिया जाता है। टॉस किया जाता है और लड़कों की टीम टॉस जीत जाती है। लड़के की बारी बैटिंग की थी और लड़कों को फील्डिंग। सबसे पहले बारी आती है अमन जी की बैटिंग करने की और सना जी की बॉलिंग की। सना जी बॉल डालती है और अमन जी हिट करते हैं। बॉल बाउंड्री से बाहर जाती है और लड़कों को 4 रन मिल जाते हैं। सारे लड़के खुशी से उछलने लगते हैं और लड़कियों का मुंह लटक जाती है। कबीर दोनों हाथों को मोड़ के डांस करने लगता है कि दादी उसकी खुशी देख के चिढ़ जाती है और अपनी लकड़ी उठा के उसके पैरों पे मार देती है। कबीर मार पड़ते ही जोर से चीख देता है और अपने पैर को सहलाने लगता है। कबीर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है, दादी यार क्या कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड को परमानेंट लंगड़ा करना चाहती हो क्या? एक तो पहले ही टूटती हुई है, दूसरी और टूट जाएगी, कुछ तो रहम करो मुझ पे। मेरे बच्चे भी अभी नहीं आए हैं। वो कैसे आएंगे, और अगर आ भी गए तो क्या बोलेंगे मेरा बाप लंगड़ा है? स्कूल में पूछेंगे कि तुम्हारा बाप क्या करता है तो क्या बोलेंगे कि पूरे दिन व्हील चेयर पे बैठ के घूमते रहते हैं और मेरी मम्मी उनको झुलाती रहती है। कबीर का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुन के दादी की भौवें चढ़ जाती है और वो गुस्से से एक बार फिर उसे पीट देती है और बोलती है, पता नहीं क्या खा के इस नालायक को इसकी माँ में पैदा कर था। लगता है पिछले जन्म में वैम्पायर होगा और खून मिला नहीं होगा इसको, तभी इस जन्म में कसर पूरी कर रहा है। दादी और कबीर की बहस चलती रहती है और तब तक लड़कों की टीम के 50 रन हो चुके थे और अमन, अर्नव और कृष के साथ विराज भी आउट हो चुका था। सबको लड़कियों ने आउट कर दिया था और वो सब अपनी टीम को हारते हुए देख रहे थे। अब ग्राउंड पे मिहिर और अक्षत दोनों ही बैटिंग कर रहे थे। बाकी सारे लड़के उनको चीयर कर रहे थे। मैच पूरे 10 ओवर का होने वाला था। मिहिर और अक्षत पूरे जोश से खेल रहे थे और साथ ही होश से भी, क्योंकि विराज को प्रिया ने धोखे से आउट कर दिया था। इसलिए सारे लड़के अब होश में खेल राज थे। वही विराज प्रिया को खुन्नस से देख रहा था क्योंकि बेचारा एक भी रन नहीं बना पाता है। प्रिया ने तो उसका अकाउंट 0 बैलेंस के साथ ही क्लोज करवा दिया। मिहिर और अक्षत ने अब तक काफी सारे रन बना लिए थे और लड़कियों का ये देख के दिमाग खराब हो रहा था। सारी उनको आउट करने के लिए सिया को यूज करने का प्लान करते हैं। सिया बॉलिंग करने लगती है और अक्षत बैटिंग। सिया अक्षत को बॉल डालती है और वो हिट करता है।
बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर जाती है और लड़कों को 6 रन मिल जाते हैं। कबीर फिर खुशी से झूमने लगता है कि दादी का गुस्से से लाल चेहरा उसे दिखाई देता है और वो वहीं रुक जाता है। पर उसको कहाँ चैन। दादी को छेड़ते हुए बोलता है, बिग अंपायर जी, आपकी टीम तो कभी भी इतना बड़ा स्कोर नहीं क्रैक कर सकती। मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगी। बेवजह अपनी एनर्जी भी क्यों वेस्ट करनी, पहले ही मान ले हार। दादी उसको घूरते हुए बोलती है, सुन बे, टूटी हुई हड्डियों के आखिरी ढांचे, अभी मैच पूरा नहीं हुआ है तो ये अपनी बिना हड्डी की जुबान को हिलाना बंद कर, कहीं खून की कमी से ऊपर की टिकट कट जाए। कबीर फिर से कुछ बोलने को होता है कि दादी की घूरती हुई आंखों ने उसके विचारों पे पूर्ण विराम ही लगा दिया। संध्या बॉल डालती है और अक्षत हिट करता है। सिया बॉल को कैच करती है लेकिन बॉल गिर जाती है कि अचानक सिया के दिमाग में प्रिया की प्लानिंग नोक करती है और वो अपने सर पे हाथ रख के गिरने की एक्टिंग करती है। तभी उसको गिरता देख अक्षत उसकी ओर आता है कि तब तक प्रिया बॉल मार के उसे आउट कर देती है। अक्षत सीता के पास आता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अक्षत को अब समझ आता है कि उसके साथ उसकी जाने बाहर ने दिल वाली धोखाधड़ी कर दी। वो सिया का हाथ पकड़ के खींचता है और उसके हाथ को कमर से लगा के खुद से सटा के बोलता है, बहुत मजा आ रहा है ना, ऐसा ही मजा रात को भी आएगा, रेडी रहना। इतना बोल के वो वहां से चला जाता है और सिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। लड़कों की टीम आउट हो चुकी थी और उन्होंने 10 ओवर में 150 रन बना लिए थे और अब बारी लड़कियों की थी। सारे लड़के फील्डिंग के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सबसे पहले सनाजी और अक्षिता बैटिंग करती है। अमन जी बॉलिंग करते हैं। अपनी प्यारी बीवी को देख के वो एकदम होले से बॉल डालते हैं कि उनके बच्चों की मां को कहीं चोट ना लग जाए। अपने डैड की मोहब्बत की बारिश देख के अर्नव बोलता है, यार डैड, ये डीडीएलजे बाद में शूट करना, अभी ये इश्क का भूत उतारो, कहीं आपके इस भूत के चक्कर में हम लोग का भरता ना बन जाए। इन लड़कियों का कुछ ओटा नहीं है, अगर जीत गई तो पता नहीं क्या ही कहां से ढूंढ के लाएंगी। आया बोलेंगे, तूने वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को मुझे पानी नहीं दिया था ना, अब तू पूरे भाद्रपद मुझे पानी पिलाएगा, वो भी अपने हाथों से कुएं से निकल के। अमन जी अपने ही लाल की बात सुन के झेप जाती है और इधर उधर देखने लगते हैं। सारे उन्हें अपनी छोटी आंखें करके घूर रहे थे। अमन जी सही से बॉलिंग करने लगते हैं। अमन जी का ओवर खत्म होता है और अब अक्षिता बैटिंग कर रही थी। क्रिश बॉलिंग करने आता है और उसके दिमाग में खुराफात चलती है। वो थोड़ा मुस्कुराता है और अपने अंगूठे को अपने होठों पे फेरने लगता है। अक्षिता को उसकी कल रात की बात याद आती है और वो वही बुद्ध बनी खड़ी रहती है। क्रिश बॉल डाल देता है और अक्षिता हिट नहीं करती। बॉल से विकेट गिर जाता है और अक्षिता का चेहरा भी लटक जाता है। वो क्रिश को मुंह फूला के देखती है, जो कि उसे देख के मुस्कुरा रहा था। वो अक्षिता को एक आंख मार देता है। अक्षिता के बाद जानवी बैटिंग के लिए आती है। लड़कियों का स्कोर 30 पे ही होता है। लड़कों को लगता है कि वो जीत जाएंगे। कबीर अपने कॉलर उठा के दादी को चिढ़ाने लगता है। दादी उसको घूर के देखती है, लेकिन कबीर तो कबीर है। थोड़ी देर में सना जी भी रन आउट हो जाती है। जानवी को मिहिर कैच आउट कर देता है। जानवी मिहिर के कैच करने पे ऐसे देखती है जैसी बोल रही हो, बहुत शौक है ना मुझे आईयूटी करने का तुम्हें, तो मैं बाद में बताती हूँ। इसी बैट से मार के तुम्हें बोल ना बनाया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। उसके बाद प्रिया और संध्या आते हैं। विराज बैटिंग करते हुए बॉल को अपने सीने पे रब करने लगता है और प्रिया को इंटेंस नजरों से देखने लगता है। प्रिया की नजर उसकी नजरों का पीछा करते हुए अपने सीने पे जाती है। वो जल्दी से दुपट्टे से खुद को कवर करती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार वही जा रहा था। वो ध्यान नहीं देती और विराज बॉल डाल देता है। प्रिया बॉल को हिट करने की जगह बैट को विकेट पे ही मार देती है और आउट हो जाती है।
प्रिया मुंह लटका के जाने लगती है कि विराज को भी अब बुरा लगने लगता है, लेकिन अब तो कुछ हो भी नहीं सकता था। अब सिर्फ संध्या और सिया ही बचे थे। संध्या बेटिंग करने आती है कि कबीर पीछे से विराज को बोलता है, सुन पे हांडी में पकी हुई खिचड़ी। बाल जरा धीरे डालिए, मेरी बीवी को डर लगता है। अगर उसके मासूम से चेहरे पे डर की थोड़ी भी लकीर आई तो मैं तेरे पूरे बॉडी के थोबड़े का नक्शा ही बिगाड़ दूंगा। विराज कबीर की बात सुन के कुछ कहने को होता है कि फिर रुक जाता है और बोल डालता है, क्योंकि संध्या सच में ही काफी डरी हुई थी। वो आंखें बंद करके बाल को हिट कर देती है। विराज के ओवर के बार सिया को बोल डालने अक्षत आता है। वो तो सबकी सोच से परे पहले ही अपनी बीवी को नाजुक फूल समझ के बच्चे की तरह बाल डालता है, लेकिन सिया तो उसकी बाल का तोता बना के उड़ा देती है। सब अक्षत को घूर के देखने लगते हैं। कुछ देर में लड़कियों का स्कोर 145 हो जाता है और उनके पास सिर्फ काजी बोल बचती है। सिया बैटिंग करती है और अर्नव बाल डालता है। सबकी सांसें अटकी हुई थी। सिया पूरे फोर्स के साथ बॉल को हिट कर देती है। बाल हवा में उड़ती है और अक्षत कैच करने को आगे बढ़ता है। अक्षत कैच कर लेता है और सिया का चेहरा रोने का हो जाता है। उसको रोता देख अक्षत को बुरा लगता है। आयार वो बॉल को छोड़ देता है और इसके साथ ही लड़कियां जीत जाती है। सब खुशी से चहक जाती है और लड़के अक्षत को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इसके साथ ही लड़कियां जीत जाती है। ये अनाउंसमेंट दादी करती है। अब लड़की को शर्त के अकॉर्डिंग लड़कियों की सारी बात माननी थी। सिंघानिया पैलेस के गार्डन में लड़कों और लड़कियों के बीच क्रिकेट का घमासान युद्ध हुआ, पर नतीजा ये निकला कि लड़कियां जीत गई। ना दोस्तों, वो जीती नहीं थी। बेचारे अक्षत ने अपने दिल के हाथों मजबूर होके सिया की कैच छोड़ दी और लड़कियां जीत गई। उसका नतीजा ये हुआ कि सारे लड़कों ने मिलके बेचारे अक्षत की जम के कुटाई कर दी। बेचारा अपने टूटे फूटे शरीर के साथ सिया को प्यार से देख रहा था। बाकी सब उसको घूर के देख रहे थे। लड़कियां जीत गई थी तो अब लड़कों को शर्त के मुताबिक उन्हें लड़कियों की सारी बात माननी थी। अब लड़कियां अपना दिमाग लगा रही थी कि उन्हें सजा क्या देनी है। सारी अपना अपना दिमाग लगा रही थी और सारे लड़के अपने अपने वालियों को ऐसे घूर रहे थे जैसे बोल रहे हो, सजा दे के देखो तो सही, फिर मेरी सजा के लाइट तैयार रहना जाने मन। और जब मैं सजा दूंगा तो तुम शायद मुझे झेल ना पाओ। लड़कियां तो खुशी के मारे फुले नहीं समा रही थी। लास्ट में सब लड़कियों की ओर से दादी ने ये डिसाइड किया कि आज रात का डिनर सारे लड़के ही बनाएंगे। और ये सुनने की देर थी कि सारे लड़कों को जैसे सांप सूंघ गया हो, जैसे उनकी बॉडी से किसी ने सारा खून ही निचोड़ लिया हो। अब एक बार फिर सारे के सारे बेचारे अक्षत को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, लेकिन बेचारे कब तक कंट्रोल करते। कबीर सबको इशारा करते हुए बोलता है, तो यारो क्या देख रहे हो, टूट पड़ो सारे के सारे इस विभीषण पे। ये ही है घर का भेदी, जिसने हमारी लंका का दहन कर दिया। अब बारी इसकी, इतनी अच्छे से इसकी कुटाई करो कि धोबी को भी शर्म आ जाए कि आखिर इतनी अच्छी सफाई इन लोगों ने की कैसे है। कबीर की बातें सुन के अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। वो कबीर को घूरते हुए बोलता है, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। ये मत भूल कि रात को डिनर हमें ही बनाना है, कहीं ऐसा ना हो कल सुबह का सूरज देखने को तेरी ये मटर सी आंखें ही ना रहे। गधे का जहर मिला के तुझे इस दुनिया से ही रुखसत करवा दूं। तभी सारे अक्षत की बात सुन के बोलते हैं, लेकिन गधा जहर कब देता है, तो मैं उसके लिए कौन सा जहर वेस्ट करूंगा। इस कचरे को साफ करने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। कूड़े की गाड़ी में पड़ा हुआ चिल्लाता रहेगा, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल। अक्षत जवाब देता है और कबीर को देख के एक डेविल स्माइल करता है। कबीर का चेहरा अक्षत की बात सुन के बिल्कुल काला पड़ जाता है। वो दादी से उनकी छड़ी लेके अक्षत को मारने लगता है, लेकिन अक्षत बचने के चक्कर में विराज को आगे कर दिया और बेचारा विराज कबीर के कदमों में जा गिरा। कबीर उसको गिरा देख उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, खुश रहो बच्चा, यूं ही मेरे कदमों में गिरे रहो।
लेकिन सिर्फ आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, जरा मेरे चरण साफ करो, जल लाओ और उस जल से स्नान करो। बस इतना बोलने की देर थी कि विराज कबीर के सही वाले पैर पे खींच के मार देता है और कबीर बेचारा दर्द से चिल्लाने लगता है। वो अपने पैर को पकड़ के बोलता है, कीड़े पड़ेंगे तुझे, मेरी हाय लगेगी तुझे, तेरे बच्चे तुझे लाठी से पीट देंगे, तेरे खाने में छिपकली गिर जाए और वो इसमें पोटी कर दे, तेरे बाल उड़ जाए, तू टकला हो जाए, तेरी बीवी तुझे छोड़ के भाग जाए, तेरी जो दूसरी बीवी आए वो अफ्रीका से हो, तू उसको रात में देखे और हार्ट अटैक से मर जाए, तुझे अगले जन्म में भगवान मेरी नैनी बना दे, तू मेरे डायपर साफ करे। अपनी कहानी खत्म करके वो जोर जोर से रोने लगता है। बाकी सब उसे आंखें फाड़े देखने लगता है। सब भगवान से बस एक ही बात पूछ रहे थे, हे भगवान, कौन से पाप करे थे हमने पिछले जन्म में जो ये महान आत्मा हमारे ही कर्म में लिखी थी। हे राम, ऐसा घोर अनर्थ दोबारा हम पे कभी मत करना, इससे ज्यादा हम झेल नहीं पाएंगे। हम आपके पास अभी नहीं आना चाहते मेरे मालिक। कबीर अपने पैर को पकड़ के रोते जा रहा था। वो सना जी की ओर अपनी बाहें बढ़ा के बोलता है, मम्मा, मुझे चोट लगी। इन्हीं राक्षसों ने आपके जिगर, आपके चांद के टुकड़े का ये हाल किया है। ये ही लोग हैं मेरी इस हालत के जिम्मेदार। कबीर की दर्द भरी बातें सुन के सबकी आंखों में आंसू आ गए सिवाय मेरे। धीरे धीरे सब लोग अंदर चले जाते हैं। मिहिर और अक्षत कबीर की व्हील चेयर को धक्का मारा के अंदर ले जाने लगती है। दोनों के ही बोल कुछ ऐसी फूट रहे थे, कैसा सिला दिया हो रब्बा, ऐसा क्या गुनाह किया। थोड़ी मस्ती थोड़ा मजाक के साथ रात हो जाती है। रात होते ही सारे लड़के किचन में घुस जाते हैं। पहले तो किचन में घुसते ही सबका एक ही रिएक्शन था, ओ अच्छा तो ऐसा होता है किचन। सारे बिलियनर्स आज किचन में थे। किचन में रखा बेलन भी बोल रहा था, आज ये चमत्कार कैसे हो गया, कहीं मेरी आंखें ती धोखा नहीं खा रही। तभी उसके पास रखा चिमटा उसे काटते हुए बोला, नहीं नहीं जानू, ये बिल्कुल सच है। ये सारे हैंडसम गाइज आज यही आ गए हैं जानू, तुम इनको देख के फिसल मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे लड़के किचन में आके एक एक चीज को देखने लगते हैं। हर चीज को उठाते हुए उनका एक ही सवाल था, ये क्या चीज है, इस बला का आखिर नाम क्या है। पर अब चाहे इन सब को किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, थोड़ी देर में अगर उन लोगों ने डिनर रेडी नहीं किया तो उनकी बीवी पता नहीं उनको कैसे कैसे पुकारेगी। सारे एक एक काम डिसाइड कर लेते हैं। कबीर को प्याज काटने का काम दिया जाता है। बेचारा प्याज को हाथ में लेके चाकू को देख के अमन जी से बोला, डैड, अगर ये चाकू इस नन्ही सी जान पे पड़ेगा तो इसको कितना दर्द होगा, इसके आंसू आ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिहिर उसको जवाब देता हुआ बोलता है, इसको दर्द नहीं होगा क्योंकि ये अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है। देख लिया, मैं तुझे गारंटी देता हूँ तुझे दर्द होगा, बस तेरे ही आंसू निकलेंगे। कबीर प्याज को काटने लगता है और उसके आंसू आने लगते हैं। कबीर अपने आंसू पोंछते हुए मिहिर से बोलता है, बब्रो, यू आर जीनियस। ये मर्द है और मर्द को दर्द नहीं होता। विराज को सब्जी काटने का काम दिया जाता है। विराज आलू को छील के बोलता है, छी यार डैड, ये कितना गंदा है, देखो इसके तो सारे कपड़े ही उतर गए। अक्षत, मेरे भाई, इसको बताना कि मैं एक पत्नीव्रता पति हूँ, ये मेरे सामने ऐसी ओछी हरकत ना करे। ये मेरी इकलौती बीवी से मेरा डाइवोर्स करवाना चाहता है। अक्षत को आटा लगन का काम दिया गया था। पहले तो उसने आटे का पूरा ड्रम ही खाली कर दिया। फिर बेचारे को ओटा नहीं था कि सूखे आटे में ही नमक डालते हैं। फिर भी बेचारे ने यूट्यूब की मदद से अपनी मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, कृष जो कि उसके आटे में पानी डालना था, वो ऐसे पानी डाल रहा था जैसे आज तो इस आटे को पानी में डूबा के ही मारना है। थोड़ी देर में अक्षत आटे में नहाया हुआ सफेद भूत लग रहा था और उसका आटा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, इस आदमी से मुझे बचाओ, ये तो मेरी जान ही लेके मानेगा। कोई तो रोको इसे, ये गंगा को यह लाया कैसे है। अब चलते हैं मिहिर के पास, जो बेचारा जब से किचन में घुसा था तब से ही एक बात को लेके कंफ्यूज था, ये धनिया है या पालक। एट लास्ट उसने ये डिसाइड किया कि धनिया पलक है और पलक धनिया।
वही अमन जी जिन्होंने हाँ बोल था कि उन्हें खाना बनाना आता है, उनको गैस पे काम करना था। बस सबसे पहले उन्होंने आते ही अपनी इज्जत बचाने की कोशिश शुरू कर दी और प्रेशर कुकर में दाल को पानी में डुबो के रख दिया। थोड़ी देर में कुकर की सीटी बाजी और अमन जी कबीर की गोद में जा बैठे। फिर सबको देखते हुए बोलते हैं, ये तो मुझे सीटी मार रहा है, अगर तुम्हारी मम्मी ने सुन लिया ना तो मुझे घर से निकाल देगी। उनकी बात का जवाब देते हुए मिहिर बोलता है, नहीं डेडा, ये आपको लाइन नहीं मार रहा, शायद इसका बम ज्यादा जल रहा है, इसलिए ये इसका हेल्प मांगने जा तरीका है। तभी क्रिश बीच में कूदते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मेरे पास ये मेडिसिन है जो लगा देंगे तो इसकी जलन कम हो जाएगी। मैं अभी लेके आया। कबीर इतना बोल के जल्दी से दवाई लेके आता है और बेचारे कुकर के जले हुए बम पे लगा देता है। ये सब होने के बाद क्रिश खीर बनाने के लिए दूध को गर्म होने को रख देता है। थोड़ी देर में वो दूध जब ऊपर आता है तो फिर से एक जंग की तैयारी हो जाती है, क्योंकि दूध तो ऊपर आता ही जा रहा है। पांचों लड़के कबीर को छोड़ के दोष को नीचे भेजने के लिए फुक मारने लगते हैं और आखिर पांचों मिलके जंग जीत लेते हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सारे बॉयज डिनर रेडी कर लेते हैं और खुद को शाबाशी देते हुए बोलती है, मैं किसी से कम हूँ। फिर सारे एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और बोलते हैं, इन बीवियों को क्या लगा, हम खाना नहीं बना सकते। आज पता चलेगा इनको कि इन्होंने किससे पंगा किया है। सारे बॉयज एक लंबी जंग के बाद किचन से बाहर निकलते हैं। सारे अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बाहर आते हैं। सब चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसी पता नहीं कौन सी खुदाई करवाई गई है उनसे। राजा ने फरमान सुना दिया हो, कल तक यहाँ कुआं खुद जाना चाहिए, नहीं तो कुआं तो फिर भी खुदेगा ही, बस इस बार तुम्हारी आत्मा के कंधों पे होगा ये भार। सारे के सारे अपनी अपनी पार्टनर्स के पास बैठ जाते हैं और उनके कंधे पे सर रख के खुद को रिलैक्स करने लगते हैं। कबीर बेचारा तो कुछ दिनों के लिए परमानेंट ही बैठ गया तो जनाब अपनी वाली को खींच के गोद में बैठा लेता है। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस पनौती का करे तो क्या करे, पर वो शायद ये भूल गई कि इस मास्टरपीस को ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। संध्या उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन मजाल है कि कबीर को कोई फर्क पड़ जाए। यहाँ संध्या की वहाँ प्रिया की जान सुखी जा रही थी, लेकिन प्रिया की जान शर्म से नहीं गुस्से से सुखी जा रही थी। वो विराज को खुद से दूर धकेलते हुए बोलती है, उठो गंदे आदमी, पसीने की खान, कितनी बुरी स्मेल आ रही है तुमसे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुमसे मजदूरी करवाई हो सड़क पे। प्रिया से जब और कंट्रोल नहीं होता तो वो विराज को सोफे से गिरा देती है और बोलती है, अगर अगले 10 मिनट में तुम नहा के नहीं आए तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। प्रिया की बात सुन के विराज वहां से ऐसे भागता है जैसे गन से किसी ने बुलेट फायर कर दी हो। विराज को भागता देख सबकी हंसी छूट जाती है। वही अमन जी और सना जी प्यार से एक दूसरे को गले लगाए बैठे थे। सिया अपने प्यारे पति को आटे से नहाई हुई भूतनी से नॉर्मल इंसान बना रही थी, उसे आटे के समुंदर से बाहर निकाल के। और मिहिर अपनी प्यारी बीवी की गोद में सिर रख के बैठा था और जानवी उसके सिर को सहला रही थी। दादी उन सबको प्यार से देख रही थी और मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी कि उनके परिवार को किसी की नजर ना लगे। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में कोई इंसान एक बड़े से किंग साइज चेयर पे बैठा था और उसके सामने लगी स्क्रीन पे सिंघानिया पैलेस की फुटेज चल रही थी। सबको हंसते मुस्कुराते देख के उसे इंसान की आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से से अपने पास रखी गन को उठा के उस स्क्रीन पे शूट कर देता है। वो इंसान गुस्से से अपने बाल नोचते हुए बोलता है, आरव सिंघानिया, तुम खुश नहीं रह सकते। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली। मेरी आंख से गिरे हर एक आंसू की वजह तुम हो और तुम्हारी ये फैमिली। इसी फैमिली से ही तुम्हारी ताकत है ना। बहुत जल्द तुम बिल्कुल कमजोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी ये फैमिली राख में मिलने वाली है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखना मेरा सपना है। तुम्हारा गुरूर तोड़ना मेरा बदला है और तुम्हें मिट्टी में मिलान मेरा सुकून है। बहुत जल्द मुलाकात होगी तुम्हारी और मेरी।
इस बार ऐसा जख्म मिलेगा तुम्हें कि सारी जिंदगी नहीं भर पाएगा। इतना बोल के वो इंसान पागलों की तरह हंसने लगता है और उस पूरे अंधेरे कमरे में उस इंसान की डरावनी आवाज और भी खौफ पैदा कर रही थी। वही सिंघानिया पैलेस में सारे लड़के एक छोटे से रेस्ट ब्रेक के बाद फिर से अपने काम में लग जाते हैं। सारे अमन जी के पीछे मार्च करते हुए किचन में चले जाते हैं। कुछ सेकंड में ही सारे बाहर आते हैं, उसी तरह बस अपने हाथों में एक एक डिश लिए। सब कुछ डाइनिंग टेबल पे सजाया जाता है। फिर सारी महारानियां पधारती है और उनके लिए चेयर खींची जाती है। सबके विराजमान होने के बाद सबको एक तहजीब के साथ खाना परोसा जाता है। सारी लड़कियां खाने का एक बाइट लेती है और उनके थोड़े एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर में सारी लड़कियों का खाना खत्म हो जाता है। सारे लड़के उम्मीद से अपनी प्यारी वाइफ को देखने लगते हैं कि वो प्यार उनके बनाए खाने की तारीफ करेगी। लेकिन विराज और कबीर को कहाँ सबर। दोनों दादी को बोलते हैं, यार गर्लफ्रेंड ऐसे थोड़ी होता है। आखिर हमने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी तारीफ तो बनती है। दादी उनकी बात सुन के बोलती है, खाना कैसा बना है ये तो तुम्हें तुम्हारी गुलाबो ही बताएंगी, तो उनसे ही पूछो, क्योंकि मुझे सिर्फ खिचड़ी खाने को मिली है तो मुझसे क्या फायदा है पूछने का। दादी की बात सुन के सारे अपनी अपनी प्यारी पार्टनर्स को घूरने लगते हैं, जैसे बोल रहे हो अगर तारीफ नहीं की तो अपनी लंच ब्रेकफास्ट डिनर वाली शॉपिंग भी भूल जाना। सिया उनके चेहरे देख के बोलती है, खाना अच्छा बना है, देखिए तभी तो हमने इतने चाव से खाया है। सब खत्म भी हो गया क्योंकि डाइनिंग टेबल पे सच में कुछ नहीं बचा था। सिया की बात सुन के सबके मुरझाए हुए गुलाब खिल जाते हैं। पर खाना तो खत्म हो गया है, आप सब क्या खाएंगे? आप हमारी फिक्र ना करें बेटा जी, हम खाना खा लेंगे। अब आप सब जाके रेस्ट कीजिए, अमन जी प्यार से बोलते हैं। सारी लड़कियां अपने अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ जाती है और सारे लड़के खुद को शाबाशी देने लगते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया। इतना काम करने के बाद उनको भी तो भूख लगी थी, तो सारे किचन से अपना बचा हुआ खाना उठा लाते हैं और उस पे टूट पड़ते हैं। लेकिन खाने का पहला निवाला लेते ही सब उल्टा निकाल देते हैं। अक्षत खाने को दूर करते हुए बोलता है, ये लड़कियां इतना वाहियात खाना कैसे खा गई, वो भी 400 गज की स्माइल के साथ। क्योंकि उन लोगों ने जो खाना बनाया था उसने खीर में चावल ही चावल थे, वो भी बिना पके, और मीठा तो भर भर के डाला था। बैंगन की सब्जी में पानी कम और पानी में बैंगन ज्यादा डूब रहे थे। आटे में इतना नमक था कि एक निवाले में किसी की भी हड्डी गल जाए। दाल पूरी जली हुई एकदम काली थी और मिक्स वेज में भर भर के मिर्ची डाली हुई थी। सारे बॉयज खाने को साइड में रख देते हैं और सोचने लगते हैं उन लोगों ने यह खाना खाया कैसे। पर बेचारों के पास कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए अपनी अपनी वाली के पास चले जाते हैं पूछने को। सिया जो बालकनी में खड़े होके चांद को देख रही थी, अक्षत उसको पीछे से ही हग कर लेता है और उसके कान पे किस करते हुए बोलता है, खाना इतना बुरा बना था फिर भी तुम सब ने खाया कैसे? मतलब कोई खा ले तो उस शेफ का खून कर दे, और तुम सबके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान थी क्यों? सिया उसकी बात सुन के उसकी ओर पलट जाती है और उसके गले में अपनी बाहें डाल के उसके पास जाके उसके गाल पे एक सॉफ्ट किस कर देती है और बोलती है, हम जिससे प्यार करते हैं न उसका द्वारा किया गया हर काम हमें एक अलग ही खुशी देता है। भले ही खाना कितना भी बुरा बना हो, लेकिन आप सब ने बहुत प्यार से उसे हमारे लिए बनाया था। हमने उस खाने में टेस्ट नहीं बल्कि आप सबका प्यार देखा था, इसलिए वो खाना हमारे लिए इस दुनिया का सबसे बेस्ट खाना था। इसलिए हमने पेट भर के खाया है और दिल खोल के खाया है। अक्षत उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है और उसके कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका के बोलता है, तुमने तो खा लिया, लेकिन मैं अभी भी भूखा हूँ। सिया उसकी बात सुन के बोलती है, मैं अभी कुछ बना देती हूँ तुम्हारे किए। सिया जाने लगती है कि अक्षत उसे रोकते हुए बोलता है, मुझे खाना नहीं खाना है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अक्षत की बात सुन के सिया की नजरें झुक जाती है।
अक्षत उसकी हाँ समझ के उसे गोद में उठा लेता है और रूम में ले जाके बेड पे लिटा देता है। फिर खुद आज बालकनी का डोर लगा के कर्टेन्स गिरा देता है और रूम में एक डिम लाइट ऑन कर देता है। अक्षत अपनी शर्ट रिमूव करता है, सिया के ऊपर आ जाता है। वो सिया के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में दोनों की जीभ आपस में उलझी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे के मुंह का टेस्ट लेने लग रहे थे। थोड़ी देर में दोनों की सांसें उखड़ने लगती है तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अक्षत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, वो रात उनके प्यार की गवाही देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवाने में लगे हुए थे। पूरे कमरे में सिया की सिसकियां सुनाई देने लगती है। रात के अंधेरे में दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। कहीं मोहब्बत का मिलन हो रहा था, कहीं नफरत का बीज पनप रहा था। नफरत की आग में घी डाल जा रहा था। देखना दिलचस्प होगा कि नफरत भारी पड़ेगी या होगी मोहब्बत की जीत।